हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईएमआरएस के लिए जो साइंस का पोर्शन दे रखा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और साइंस के पोर्शन के अंतर्गत हमने जो है हमारे कौन से पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो फिजिक्स का जो पोर्शन दे रखा है, यानी जो आपका फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना चाहिए, वो पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो भी चीजें हैं, जैसे कि लैब इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में, सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में, इनके साइंटिफिक नेम के बारे में, ये चीजें भी आपसे पूछी जाएगी। तो हमने पहले फिजिक्स के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया और अब हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत काम आने वाले जितने भी आपके लैब इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बात। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लैब इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो लैब के अंदर काम आने वाले जो उपकरण होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लैब में जो उपकरण काम आएंगे आपके, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ डायग्राम लाए हैं। जैसे आपका ये होता है रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। ये आपका जो है ऑप्टिकल बेंच है, जिसके ऊपर अपन जितने भी आपके लेंस और मिरर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो एक ऑप्टिकल बेंच होती है, उसके ऊपर किए जाते हैं। ये सब बड़े बड़े भी हैं आगे डायग्राम, और कंप्लीट डिटेल में भी है कि किसका क्या यूज है। बस ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा जो है एक मीटर होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग जो है लगा करके रियो स्टेट्स वगैरह उनका यूज करते हैं, या जो है एक तुला होती है, उस टाइप का ये कुछ है। और ये आपका आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपकी चीजें होती है उनको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता है, ठीक है। ये आपके जो मैंने बताया था सरल आवृत गति, उसके अंतर्गत काम आने वाले उपकरण है। ये आपका है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, जिससे अपन क्या करते हैं कि किसी भी चीज की मोटाई को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है चुंबक, जिसको मैंने बताया था चुंबक के इफेक्ट के बारे में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये देखिए, ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, ये इसके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के द्वारा देखो चारों तरफ एक ब्लैक 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 टाइप का फील्ड क्रिएट किया गया है ना। तो ये सब क्या है, फिजिक्स के लैब के अंदर काम आने वाले इक्विपमेंट्स है। तो हम इन इक्विपमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे। और इन जो फिजिक्स के अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं, इन प्रैक्टिकल का हमारा गोल क्या होता है, हम ये प्रैक्टिकल क्यों करते हैं, और ये प्रैक्टिकल करने के बाद हमें क्या चीजें समझ में आती है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप सिलेबस में देखोगे तो जो पहला पॉइंट दे रखा है कि नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट्स, तो लैब वर्क यानी कि आप लैब में जो काम करते हैं उसका कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो अब लैब में काम करने का नॉलेज किसके पास होगा? जो ऑलरेडी लैब में काम कर रहा हो, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं लैब स्टूडेंट हूँ, इसलिए ऑलरेडी आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। तो किसी बच्चे को लगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये चीज पढ़ाओ या ये चीज पढ़ाओ, तो इसको जो है आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, जो चीजें पढ़ाई जाएगी बहुत बेस्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये जो है आपका YouTube के ऊपर भी हमारा लेक्चर आने वाला है, ये डेमो लेक्चर रहेगा। तो अगर आप लोग जो हैं जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो कंप्लीट कोर्स हमारा 199 रुपीज़ में, कितने में? जस्ट 199 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर, राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप पर। आप जाकर के बाय कर सकते हैं, जहां पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस तीनों की थ्योरी कंप्लीट करवाने वाले हैं। फिजिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, अब बात करते हैं अपने सबसे पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट वर्क किया, यानी जो आप प्रायोगिक कार्य किया, उस प्रायोगिक कार्य का यानी प्रैक्टिकल वर्क का आपका टारगेट क्या होगा? आप जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो उससे क्या सीखने को मिलेगा? तो बेसिकली देखो, अपन जो है जितने भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं वो क्यों करते हैं कि जो आपने चीजें थ्योरी के अंदर पढ़ी, है ना, क्या पढ़ा आपने? थ्योरी के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा जब चलेगी तो उसके चारों ओर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये तो मैंने आपको बोला और आपने सुन लिया, लेकिन आपने क्या ये चीज देखी? नहीं देखी। तो इस चीज को देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों के सामने ये इफेक्ट आपको दिखे, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल वर्क किए जाते हैं और ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर भी प्रैक्टिकल वर्क किए जाते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क क्यों किए जा रहे हैं? ताकि प्रैक्टिकल वर्क करके आप जो है चीजों को करके सीखें। क्या करें?
तो आप प्रैक्टिकल वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि आप करके सीखना चाहते हो। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना कि प्रैक्टिकल वर्क किए ही क्यों जाते हैं? क्योंकि करके हम किसी कार्य को सीखना चाहते हैं इसलिए। अब ये जो प्रैक्टिकल वर्क किए जाते हैं, इन प्रैक्टिकल वर्क को करने के अलग-अलग उद्देश्य है, यानी अलग-अलग टारगेट है। जब आप एक प्रैक्टिकल वर्क को करते हो, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है? लाइक फर्स्ट चीज हमारे आ जाती है परिचालन कौशल। क्या आ जाता है? परिचालन कौशल। दूसरा हम क्या सीखते हैं? तो प्रेक्षण कौशल, यानी हमारे देखने की जो क्षमता है, हम किसी चीज को देख करके ही बता पाएंगे कि देखो ये हो रहा है, ये जो है हो रहा है। समझ में आई बात? तो प्रेक्षण की हमारी जो है कौशल डेवलप होती है। इसके अलावा आरेखण कौशल भी हमारा डेवलप होता है। आरेखण कौशल का मतलब है कि आपने जो 12th लेवल में अपने प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल के अंदर आप प्रैक्टिकल फाइल में कई बार ग्राफ्स को भी ऐड करते हैं। तो ग्राफ ऐड करते हो, आप डायग्राम ऐड करते हो, तो वो कहाँ से सीख रहे हो? वो आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपको एक चीज ग्राफ के अंदर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब आप ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपने क्या सीखा? ग्राफ बनाना सीखा, और उसी को हम कहते हैं आरेखण कौशल, यानी आपने ग्राफ बनाने की जो स्किल है उसको सीखा। कौशल मतलब क्या होता है? स्किल। तो परिचालन स्किल डेवलप होगी, प्रेक्षण स्किल डेवलप होगी, आरेखण स्किल डेवलप होगी आपके अंदर, और इसके बाद आप जो है प्रतिवेदन कौशल डेवलप होगा। प्रतिवेदन का मतलब है कि आपने कुछ चीज की और आपने मुझे बोल के बता दिया कि सर मैंने ये किया था, ये हो गया, ये मैंने तो मान लिया। लेकिन आप चाहते हो कि यही चीज आगे पूरे भारत में, पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचे, और वे लोग इस चीज को जो है अब अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करें, और वो पहले ही समझ जाए कि जो है ये चीज हो चुकी है और इसका ये आंसर आता है या ये चीज होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक प्रतिवेदन तैयार करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पीएचडी वगैरह करने वाले जो हमारे एमफिल है, पीएचडी है, या जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। बार बार रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया रिसर्च करते हैं। अब वो जब रिसर्च करते हैं तो बाद में एक रिसर्च पेपर आउट करते हैं। वो क्या करते हैं? अपना रिसर्च पेपर जो है उसको आउट करते हैं। अब ये रिसर्च पेपर आउट करने का मतलब क्या है? तो रिसर्च पेपर वो इसलिए आउट करते हैं ताकि एक तो उन्हीं के फील्ड में काम करने वाले, यानी फिजिक्स का है तो फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो अलग अलग बड़े प्रोफेसर हैं, उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, वो क्या करेंगे? इस रिसर्च पेपर को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसने क्या बताया है। और अगर उसके अंदर कुछ गलती है तो फिर उस रिसर्च पेपर के रिप्लाई में वो चीजें बताते हैं कि सर आपने ये गलत किया या ये किया, ये किया। तो ये रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए आपको सब चीजें सिस्टमेटिकली लिखनी होती है कि मेरा ये उद्देश्य था इस चीज को करने का, मैंने जो है इसके अंदर ये उपकरण काम में लिए थे, मैंने जो है इसके अंदर फिजिक्स का ये सिद्धांत या ये नियम लगाया है, और ये सूत्र जो है मैंने इसके अंदर यूज किए हैं, और पूरा फिर आपकी कार्यविधि मैंने ये किया, इसको ऐसे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और लास्ट में हम लिखते हैं कि मैंने जब ये सब करा तो मेरे पास में ये होने एक्सपेरिमेंट होने लगा। उसके बाद मैंने ये आंकड़े इसके अंदर रखे, जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार मैंने ये रखी, दूसरी बार ये रखी, तीसरी बार मैंने ये रखी, चौथी बार ये रखी, पांचवी बार ये रखी। तो उसके धारा में पहली बार ये आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, चौथी बार ये आया, पांचवी बार ये आया, और इस प्रकार से मेरे पास एक सारणी बनकर आ रही है, और इस सारणी से मैंने ये ग्राफ बना करके दिया है आपको। इस ग्राफ के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आपका जैसे ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये कब पता चला होगा? जब उन्होंने V यानी विभव और I का एक ग्राफ बना लिया और R की वैल्यू अलग अलग रखी, तो उन्हें पता चला कि जो विभव है वो सीधा सीधा जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही बढ़ता है। तो उनको जो है एक ग्राफ ऐसा प्राप्त हो गया। कैसा ग्राफ प्राप्त हुआ उन्हें? तो उनको जो है ये एक ऐसा ग्राफ प्राप्त हो गया था V वर्सेस I का। तो वो समझ गए कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर V बढ़ेगा तो I की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और I की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये जो पूरा आपने इतना डिटेल में उनको लिख करके बताया, उसी को क्या कहते हैं? आपका प्रतिवेदन कौशल। समझ में आ गई बात? तो प्रायोगिक कार्य करने के चार अलग अलग कौशल हैं, ठीक है? परिचालन कौशल, प्रेक्षण कौशल, आरेखण कौशल और प्रतिवेदन कौशल। अब मैं आपको
एक एक कौशल के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट आपको चीजें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिखी हुई यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें केवल सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको लैब मैनुअल जो है पूरा पीडीएफ के रूप में एनसीईआरटी का प्रोवाइड किया जाए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम कंप्लीट जो भी लैब मैनुअल की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपके काम आ सकती है, वो सब शेयर करने वाले हैं। लेक्चर्स के अंदर हम केवल वही चीजें डिस्कस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे पहला कि प्रायोगिक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और आपको ये 4 कौशल के अलावा कोई एक 5वां कौशल नया ऐड करके नाम दे दिया, तो आप समझ जाएंगे ना कि 4 कौशल ही होते हैं। कौन कौन से? परिचालन कौशल, प्रेक्षण कौशल, आरेखन कौशल और प्रतिवेदन कौशल। अब परिचालन कौशल क्या होता है? बेसिकली परिचालन कौशल ये होता है कि आप जो है, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसके अंदर क्या सिद्धांत यूज हो रहा है, उसको आप समझ सकें। प्रयोग करने की जो आपकी पूरी कार्यविधि है, आप उसके ऊपर विचार कर सकें, उस चीज को समझ सकें। साथ ही साथ जितने भी उपकरण हैं, उन सभी उपकरणों को आप चित्त क्रम में व्यवस्थित रूप से जमा सकें। कार्यविधि और जो आपके खुद आप कार्य करोगे, तो उन दोनों में ध्यान रखते हुए आप जो है उपकरण है, औजार है, उन सभी को उपयुक्तता के साथ में यानी ध्यान रखते हुए सही तरीके से आप क्या करोगे? प्रेक्षण कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा आप जो है जितने भी आपके उपकरण है जिनके अंदर आपको माप लेना होता है, जैसे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो उनमें आप कुछ चीजों को मापोगे, तो मापते समय आप उस उपकरण की सीमा यानी रेंज भी देखोगे कि ये किस रेंज तक आपको जो है एक आपकी जो है वैल्यू दे सकता है। जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो वो करंट की वैल्यू केवल कितनी बताता है? तो अल्प वैल्यू बताता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, ये मैंने बताया था ना। अब इतने एम्पियर तक है और आप चाहते हो सपोज करो 5 एम्पियर करंट मापना, तो क्या आप गैल्वेनोमीटर का उपयोग करोगे? नहीं करोगे। आप किसका उपयोग करोगे? आप अमीटर का यूज करोगे। तो ये चीज आपको कब समझ में आएगी? जब परिचालन कौशल आपके अंदर डेवलप होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये चीजें आपको समझ आती है। इसके अलावा उपकरण जितने भी है उनको सतर्कता के साथ में और सावधानी के साथ में आप यूज में लोगे। ठीक है, अगर जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है उपकरण, तो आप उसको यूज करने से बचें, ताकि आपको व्यक्तिगत रूप से कोई हानि नहीं हो। प्रयोग को करते समय आपको योजनाबद्ध तरीके से ही पहले सिस्टमैटिक जमाना चाहिए, फिर सिस्टमैटिक चीजों को करना चाहिए, उसके बाद में उसको सिस्टमैटिकली पूरे सिस्टम को खोल करके वापस सही जगह रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जितने भी आपके आंकड़े यूज करने हैं, जैसे करंट यूज करना है, तो हमेशा आपको एसआई मात्रक जो होता है उनका क्या? एसआई मात्रक, उसका आप जरूर उपयोग में करें। ठीक है, जैसे एसआई मात्रक करंट के लिए आप क्या यूज लोगे? तो एम्पियर। वोल्टेज आपका जो विभव है उसके लिए वोल्ट लोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो उसके लिए ओम लोगे। समझ में आ गई बात? तो आपको जो है ये चीजें जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इनका ध्यान भी रखना है कि आपको ऐसा ही मात्रक यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका पूरे परिणाम आपने बाद में देखे कि हाँ ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन रिजल्ट की आप व्याख्या कर सकें, सिद्धांतों का आपके पास में सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो फिर आप उसका निष्कर्ष लिख सकें। ये सब चीजें आप किसके अंदर सीखते हो? तो ये सब चीजें आप सीखते हो परिचालन कौशल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके अंदर दूसरा कौन सा कौशल विकसित होता है? तो प्रेक्षण कौशल आपके अंदर विकसित होता है। अब प्रेक्षण कौशल के अंदर क्या होगा? तो आप जो है प्रेक्षण कौशल के अंदर ये सीखोगे कि आपने जो भी उपकरण यूज में लिया, उसकी वजह से जो आपने भौतिक राशि मापी, उस भौतिक राशि का मान कितना आ रहा है। ठीक है, वो कब सीखोगे? जब आप देख पाओगे। प्रेक्षण कौशल का मतलब आपके देखने की क्षमता डेवलप होगी कि हाँ ये चीज होती है तो इतना वोल्टेज होता है, ये हो रहा है तो इतना होगा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा जब भी आप प्रेक्षण लेते हो, तो उसको सही ऑर्डर में लिखना चाहिए। पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उसको पहले लिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले वाले रेजिस्ट आपने प्रयोग के अंदर प्रतिरोध यूज किया था मान लो 5 ओम, और दूसरे वाले में आपने यूज किया 10, और आपने क्या करा? 10 वाले का और 5 वाले का करंट अल्टरनेट कर दिया, यानी जो 5 ओम यूज करने पर करंट आ रहा था वो तो आपने 10 ओम के लिए लिया 2 ओम, और 10 में आपने 1 आ रहा था उसको आपने 5 के लिए यूज कर लिया। तो इस प्रकार से फिर आपके रिजल्ट गलत आ सकता है। तो ये चीज आप देख करके ही ध्यान रखें कि जब भी लिख रहे हो तो सही ऑर्डर में लिखें। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर
कौन कौन सी चीजें आपको जो है प्रभावित कर सकती है। जैसे आप जो है रेजिस्टेंस का वायर एक बार छोटा ले रहे हो, एक बार बड़ा ले रहे हो, तो उसकी लेंथ का ध्यान रखें। एक बार पतला ले रहे हो, एक बार मोटा ले रहे हो, तो वो ध्यान रखें। ठीक है, आप बैटरी कौन सी लगा रहे हो वो ध्यान रखें। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बैटरी यूज करोगे तो अलग अलग रिजल्ट भी आएंगे। तो ऐसा होने पर आपकी त्रुटि होगी और आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है, जबकि आपकी गलती क्या है, केवल और केवल उपकरण सही यूज नहीं किए। तो ये सब आप प्रेक्षण कौशल के अंदर सीखोगे। आरेखन कौशल में क्या होता है, तो जो भी आपने आंकड़े रिकॉर्ड किए थे उसको आप आरेख के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको पता चल जाता है। ठीक है, और जब आप आरेख के रूप में प्रदर्शित करोगे तो आपके जो है दिमाग में उस ग्राफ को देखते ही कई सारी चीजें आ जाएगी कि हाँ ये चीज हो रही है इसके अंदर। इसके अलावा आप जो है रेखा और तीर वगैरह जो यूज करने होते हैं तो उनको सही तरीके से यूज करें। जैसे कि आप ग्राफ बना रहे हो तो केवल ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, आपको ये यहाँ एरो लगाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये अगर आई को कर रही है और ये वी को कर रही है तो वी वर्सेस आई ग्राफ हो गया। ये अगर आई वी हो जाए तो हो सकता है रिजल्ट कोई उल्टा आ रहा हो, यहाँ तो नहीं आएगा लेकिन किसी और एग्जाम्पल में तो आ सकता है ना। तो ऐसे आपको जो है जिस चीज को आप यूज कर रहे हो वो सही जगह पर भी आप लिखें, ये सब ग्राफ में आप देखना सीखोगे। इसके अलावा आपको ग्राफ के अंदर क्या पैमाना यूज करना है और पैमाने को सही तरीके से कैसे लिया जाता है, ये सब चीजें आप कब सीख पाओगे, जब आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप आरेख बनाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ गई बात। इसके अलावा प्रतिवेदन कौशल क्या होता है तो मैंने बता ही दिया कि जो भी आपका उद्देश्य था, जो आपने उपकरण यूज किए, जितने भी आपने सूत्र यूज किया, सिद्धांत यूज किया, प्रेक्षण तालिका बनाई, आपने परिकलन किया, परिणाम जो भी आए, रिजल्ट जो भी आए और जो भी आपका डायग्राम वगैरह बन रहा है उसको आप उचित तरीके से एकदम प्रस्तुत कर पाएंगे, उसी को हम कहते हैं प्रतिवेदन आपका कौशल। ठीक है, और जब ये आपका कार्य काम कंप्लीट होता है तो इसके बाद में जब आप रिसर्च पेपर अपना आउट करते हो तो उसके ऊपर जो अलग से और भी कई व्यक्ति जो है रिसर्च करते हैं, फिर वो उसकी अलग अलग व्याख्या बताते हैं कि आप यहाँ पर ये गलती कर रहे थे या यहाँ पर ये आपने सही किया है और इसको मिला करके ये भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार का आपको जो है ये चीज हो जाएगी आपके प्रतिवेदन कौशल के अंदर। अब ये तो था हमारा क्या, तो ये था हमारा प्रायोगिक कार्य करने का उद्देश्य। क्या, प्रायोगिक कार्य को करने का उद्देश्य। लेकिन हम जब भी किसी भी प्रायोगिक कार्य को करेंगे, यानी जब भी हम किसी प्रैक्टिकल वर्क को करेंगे, तो प्रैक्टिकल वर्क को करते समय हमारे पास में उसको करने के कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य भी होंगे, यानी हमारे पास में उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। अब ये विशिष्ट उद्देश्य कितने प्रकार के हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक गोल दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल। क्या, प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल। और दूसरा होता है उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल। ये दो हमारे प्रैक्टिकल वर्क करने के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, स्पेसिफिक गोल हैं। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य तो चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। परिचालन कौशल, प्रेक्षण कौशल, आपका आरेखन कौशल और प्रतिवेदन कौशल। प्रायोगिक कार्य के विशिष्ट उद्देश्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल और उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो दो विशिष्ट उद्देश्य हैं आखिर ये होते क्या हैं। नाम से ही तो काम चलेगा नहीं। तो पहले देखते हैं कि प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल क्या होता है। तो प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल का मतलब है कि जो भी आपने उचित औजार लिए थे, आपने अलग अलग उपकरण लिए थे, सामग्री ली थी या इसके अलावा केमिकल वगैरह कोई लिया था, तो उन सभी का चयन करना और उन सभी को अच्छी तरीके से आप संचालित कर पाए हैं। इसका मतलब आपके अंदर प्रक्रिया को विन्यासित करने का यानी प्रक्रिया का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो निष्पादित करना आपको आ गया है। इसके अलावा आप प्रयोग के आरंभ करने से पहले ही, यानी आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको रिसर्च करने से पहले ही, उसके रिजल्ट को नोट डाउन करने से पहले ही जितने भी उपकरण हैं उन सभी को पहले ही जांच कर लेवें, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा उपकरण में कहाँ पर गलती होने के चांस है या कौन सा उपकरण खराब है तो आप उसको चेंज कर सकें। इसके अलावा
जो आपका उपकरण होता है, इन सभी उपकरणों की कुछ न कुछ सीमा होती है, रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक ये मापेगा। या फिर जो प्रतिरोध बॉक्स है तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपका प्रतिरोध बॉक्स है वो कितना प्रतिरोध आपने ले रखा है उसमें से। तो ये सब चीजें जो है आप पहले ही सभी की देख लेवें कि कौन सा बॉक्स कितने तक का बता सकता है, रियोस्टेट की रेंज क्या है, वोल्ट मीटर की रेंज क्या है, अमीटर की रेंज क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या है, ताकि आपको जो है ये पता रहे कि हाँ भाई यहाँ तक ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे जहाँ पर क्लॉक जो है यूज होती है, तो स्टॉप क्लॉक जो है वो कहाँ तक कैसे मिली सेकेंड तक टाइम बताती है या नहीं बताती, कौन कितनी सेकेंड तक काम करेगी, नॉन स्टॉप काम करती है या नहीं, कहीं रुक तो नहीं रही है, सेल वगैरह हमें सब चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमें सिद्धांत या सूत्र यूज करना है तो उस सिद्धांत या सूत्र को पहले से ही हम लिख करके रखें और उसका उल्लेख करना आपको जो है आ गया, इसका मतलब आप प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल सीख चुके हैं। बाद में आप व्यवस्थात्मक रूप से एकदम योजना बना लेवे कैसे करना है क्या करना है, आरेख आपको डेवलप करना आ गया, ठीक है। इसके अलावा उपकरण वगैरह को आप सही तरीके से व्यवस्थित कर पा रहे हैं, सावधानी पूर्वक आप जो है इन सभी उपकरणों को, रसायनों को, आप सामग्रियों को संचालित कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके प्रेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं आप उनकी पहचान कर पाए हैं और उनके प्रभाव को न्यूनतम कर पाते हैं। तो फिर जो है आपके अंदर क्या चीज डेवलप हो चुकी है, प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल जो है वो डेवलप हो चुका है। और बेसिकली अगर हम देखें तो प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल का मीनिंग केवल इतना है कि जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, जो एक्सपेरिमेंट है, उस पूरे एक्सपेरिमेंट का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या आप उस पूरे प्रोसेस को समझ गए हैं। अगर आप वो पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो आप वापस वो प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपने वो प्रोसेस वापस कर लिया, इसका मतलब आपको जो है आपके प्रक्रिया का जो निष्पादन करने का तरीका है, विन्यास करने का, उसका पूरा एकदम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसको कैसे जमाना है, क्या करना है, वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। ठीक है। तो ये स्किल डेवलप करने का विशिष्ट उद्देश्य होता है बेसिकली कि हम जो बच्चा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीजों को समझ पाए कि क्या उपकरण कैसे लगाना है, किस उपकरण की रेंज कैसे निकाली जाती है, किस उपकरण को कैसे चेक किया जाता है और एक्सपेरिमेंट होने पर हम क्या क्या चीजें देखेंगे और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। समझ में आ गई बात। इसके बाद दूसरा जो स्पेसिफिक उद्देश्य है वो है उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल। अब उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल क्या होता है, तो उस उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल जो है बेसिकली वो ये है कि आपके पास में जो है आपका प्रोडक्ट आने वाला है, यानी जो आपके पास में जितने भी लास्ट में परिणाम आने वाले हैं उन परिणामों के बारे में आपको जो है आपने एक बार दो बार एक्सपेरिमेंट करा तो बाद में आप इन चीजों को समझ चुके हैं। आप उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके पास में जो चीजें आई है क्या वो चीजें सही है, क्या जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो आंकड़े रियल में इसी एक्सपेरिमेंट के हैं या इन्हीं उपकरणों को यूज करते हुए उपयोग में लाया गया है, या जो आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के अंदर जो पैमाना लेना था वो पैमाना सही लिया है या नहीं लिया है, और जो उपकरण है आपने व्यवस्थित करे थे या नहीं करे थे। इसके अलावा आपको जो है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा उपकरण जो है यूज करना है और उस उपकरण को कहाँ लगाना है, और जो आपके रिजल्ट आएगा उसको आप देखते ही ये पता लगा सके कि यार इसमें जो है कहीं ना कहीं अपन ने ये गलती करी है, या तो ये रिजल्ट जो है इस वजह से गलत आ रहा है, या आपको जो है गलती सीधे पकड़ में आ जाए। यानी आप जो है अब जो भी प्रोडक्ट आने वाला है, उत्पाद का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी जो आपके पास में रिजल्ट आने वाला है लास्ट में, उस रिजल्ट के बारे में जो है आपके अंदर समझ विकसित हो गई हो। ठीक है? समझ में आई बात? मतलब आपको अब एनालिसिस करना आता हो कि आपके पास में अगर ये चीज़ें आ रही है, जैसे देखो, अगर वोल्टेज और आई के बीच में मैं एक संबंध बताता हूँ, ठीक है। मैं इन्हीं के बारे में क्यों बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, दो और भी तो है। इनके बारे में इसलिए क्योंकि एक तो ये सभी के समझ आ जाते हैं, दूसरा इन्हीं पर बेस्ड ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट बनते हैं। बाकी के जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है उनके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत नॉर्मल यूज होते हैं जिनके बारे में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। तो वी और आई का जैसे देखो आंकड़ा आया, वी पुट करा तो आई की वैल्यू आ गई 10, वी को 10 पुट किया तो आई की वैल्यू आ गई 20, जब मैंने इसको 15 पुट किया तो ये आ गई 30, और इसको जब मैंने 20 पुट किया तो इसको आ गई 40 वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही आप
एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो देखो क्या आ रहा है कि जब आपने वोल्टेज 5 रखा था तो करंट आ गया 10। कितना आ गया? 10। जब आपने 10 रखा तो करंट आ गया 20। जब आपने 15 रखा तो करंट आ गया 30। और जब आपने 20 रखा तो करंट आ गया 40। और हम ओम का नियम, ओम का जो सिद्धांत है वो हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर। ठीक है, तो V आई आर फॉर्मूला यूज करके V और I की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। तो यहां पर क्या हम अब R की वैल्यू निकाल सकते हैं? देख लो, 5/10 यानी कि 0.5, 10/20 यानी 0.2। ठीक है, सॉरी 0.5, 0.5 और 0.5 ये हम निकाल पाए हैं कौन से फॉर्मूले को यूज करके? V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले को यूज करके, है ना। लेकिन हमने जो है V और I की वैल्यू कैसे निकाली है? तो एक्सपेरिमेंट करके निकाली। क्या आप इस V और I की वैल्यू को देख करके ये नहीं सोच रहे थे कि 5 का ये डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये जो चीज आप समझ पा रहे हो कि 5 से 10 होता है तो डबल हो रहा है, और मतलब जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है I भी उतना ही डबल होकर के बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको कैसे समझ आ रही है? एनालिसिस करने से। और अगर आप इस चीज को समझ पाए हो कि ये एनालिसिस कैसे करना है कि 5 से 10 हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 आ रही है, इसका मतलब ओम का नियम जो है वो सही है, वो सत्य साबित हो रहा है। क्योंकि ओम का नियम यही तो कहता है कि V और I एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। तो बढ़ भी रहा है, देख लो 2 गुना से बढ़ रहा है, है ना। तो इसका और R कांस्टेंट होता है तो देखो R कांस्टेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से इस रिजल्ट को, इस आंकड़ों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ओम का नियम प्रतिपादित हो गया, यानी ओम का नियम जो है सही है, ये हमने निष्कर्ष निकाला। तो ये जो निष्कर्ष निकाला ये किसको देख करके? इन उत्पादों को देख करके। और आपके पास कौन सी स्किल आ गई? इसका मतलब आपके पास में उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल जो है वो आ गया, क्योंकि आपने उत्पाद को देख करके क्या कर लिया? जो है आपके प्रैक्टिकल का, जो आपका एक्सपेरिमेंट था, जो प्रायोगिक कार्य था, उसके बारे में निष्कर्ष निकाल लिया। और आपने इस निष्कर्ष से ओम का जो नियम है उस ओम के नियम को भी प्रतिपादित कर दिया। और अब आप जो है ये कह सकते हो कि मुझे ओम का नियम सही लगता है, या ओम के नियम में मुझे कोई गलती नहीं दिखती है। समझ में आई बात? अगर यहां पर सपोज करो आर की वैल्यू अलग अलग आ जाती तो आप ये कहते कि ओम का नियम गलत है, क्योंकि V और I तो बढ़ रहे हैं लेकिन R तो कांस्टेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, R की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग होती होगी, तभी V बराबर आई आर आएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज कैसे पता चलती है हमें? इन एक्सपेरिमेंट को करने पर। तो प्रक्रिया के अंदर कहीं गलती है या नहीं, इसका पता तो आपको किससे चलेगा? जब आपके पास में प्रक्रिया विन्यासित निष्पादन कौशल होगा। और जब आपके पास में उत्पाद विन्यासित निष्पादन कौशल होगा तो आप उत्पाद के अंदर कोई गलती है या नहीं, या फिर जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो सही किया है या नहीं, ये सब चीजें आपको रिजल्ट को देख करके पता चल रही है। इसका मतलब आपके अंदर उत्पाद निष्पादन विन्यासित निष्पादन कौशल डेवलप हो गया है। समझ में आ गई बात? तो प्रायोगिक कार्य करने के उद्देश्य क्या होते हैं और आपके विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। तो अब आपको उद्देश्य तो समझ में आ गए। अब हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें किन चीजों का सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में करते हैं बात। यानी सामान्य निर्देश आपको जो है लैब के अंदर क्या क्या फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं हमारे जितने भी सामान्य निर्देश है उनके बारे में। सबसे पहले आता है कि छात्रों को प्रयोग में सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। ठीक है, तो यानी जो भी बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको पहले थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है, जो सिद्धांत होता है, जो नियम होता है, वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया? थ्योरी पढ़ाई। तो बच्चे कह रहे थे कि सर थ्योरी पहले मत पढ़ाओ, मुझे एक्सपेरिमेंट बता दो। तो आपने देखा, सबसे पहले सामान्य नियम ही ये है प्रयोग को करने का कि पहले बच्चे को सिद्धांत पता हो, पहले बच्चे को थ्योरी पता हो। समझ में आई बात? तो मैंने कोई जो है आपको गलत चीजें नहीं पढ़ाई थी। मुझे पता है कि मुझे सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को क्या और कब पढ़ाना है। ठीक है, देखिए आगे। प्रयोग संपन्न करने से पूर्व उसे प्रयोग का उद्देश्य और प्रयोग को करने
के लिए अपनाई जाने वाली जो कार्यविधि है वो सुस्पष्ट होनी चाहिए। उसको पहले ही पता हो कि इसमें हमें कौन सा सिद्धांत यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद में उसको ये प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है उसका, वो उसको पता होना चाहिए। और उसको प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, यानी क्या हमारा सिस्टम रहेगा, हमें कैसे कैसे क्या चीजों को जोड़ना है, कैसे हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रायोगिक मेज पर उपकरण को उचित क्रम में सुव्यवस्थित करना चाहिए। यानी जो आपका प्रैक्टिकल टेबल होता है, यानी आपके लैब के अंदर जो टेबल्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर सभी उपकरण जो है उन्हें व्यवस्थित रूप से एकदम सही तरीके से जमा देने चाहिए पहले। और किसी भी प्रकार की क्षति से बचने के लिए, यानी किसी भी प्रकार के लॉस से बचने के लिए सभी उपकरणों का प्रचालन सावधानी पूर्वक और सफलता पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि फिर भी दुर्घटनावश किसी भी प्रकार की क्षति या टूट-फूट होती है, तो इसकी तुरंत सूचना आपको शिक्षक को दे देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लेकिन जैसे देखो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर वो शिक्षक को सूचना नहीं देगा तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है कि अगर किसी विद्यार्थी ने कुछ गलती करी या कोई जो है काम करते वक्त उपकरण टूट गया मान लो, और वो उपकरण टूटने की सूचना जो है उसने नहीं दी, और अगली बार जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए और आपने उसी उपकरण को यूज कर लिया जो टूटा हुआ था, और उसमें आग लग सकती है, वो टूट सकता है और ज्यादा वो फूट सकता है, आपको खुद को कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसकी सूचना हमें दे देनी चाहिए। ये सामान्य निर्देश है। इसके बाद नेक्स्ट सामान्य निर्देश आता है कि प्रयोग करते समय प्रयोग के लिए जितनी भी अपेक्षित सावधानियां होती है वो कठोर रूप से आपको पालन करनी चाहिए। प्रत्येक प्रेक्षण को कई बार दोहराना चाहिए। कई बार का मतलब है, जनरली हम 12th क्लास तक देखते हैं तो 3 से 4 बार जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और 3-4 बार के जो अलग अलग रीडिंग आते हैं, जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने चाहिए और हमारी फाइल के अंदर लिखने चाहिए। ठीक है। प्रेक्षण का मान सम्मान ही क्यों ना आए, है ना, मतलब बार बार अगर आपके एक्सपेरिमेंट करने पर आपको पता है कि ओम्स लॉ जब भी लगेगा तो आर की वैल्यू सेम आएगी, तो आपको हर बार आर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखनी है एक आ गई, और आपको हर बार 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करो और 3-4 बार जितनी आर की वैल्यू सेम आ रही है तो भी वही लिखते जाओ। समझ में आ गई बात? तो करना चाहिए। और छात्र के मस्तिष्क में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करने की संपूर्ण उचित योजना होनी चाहिए, यानी उसको पहले से पता होना चाहिए कि जो प्रेक्षण मैं देख रहा हूं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है। परिकल्पनों परिकलनों को स्वच्छता पूर्वक यानी सही तरीके से दर्शाया जाना चाहिए, और प्रत्येक राशि की माप के समय उसकी माप में यथार्थता की कोटि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब भी आप किसी भी राशि को लिख कर रहे हो, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके किसी भी एक जैसे वोल्टेज है उसकी वैल्यू आ गई 3.45678, इतना वोल्टेज आ गया। ठीक है। अब इतना वोल्टेज आया है तो इस वोल्टेज को राउंड फिगर में कन्वर्ट करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा सही हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही इसको 3 में कन्वर्ट कर दो, नहीं, ये गलती है आपकी। ठीक है। आप हद से हद इसको क्या लिख सकते हो, 3.46 लिख सकते हो, क्योंकि ये नियम होता है कि देखो, आपको जो है इसको पहले 8 है ये, तो आप इसको 8 कर सकते हो। ठीक है। ये जो अगर एक संख्या के पीछे वाला 5 से बड़ी संख्या है तो आप उसको कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो, एक अंक बढ़ा सकते हो। ये 8 हो गया, अब ये 6 जो है ये 8 आ गया तो 5 से बड़ा ही है, तो इसको आप 7 कर सकते हो फिर, यानी 3 अंकों में लिखना है तो इसको 7 कर दो। आपकी इच्छा करिए कि नहीं मैं 2 अंकों में लिखूं पॉइंट के बाद केवल, तो ये 7 है, 5 से बड़ा ही है, तो इस 5 को आप 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको भी आपकी इच्छा करे कि नहीं मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है, तो आप इसको हद से हद 3.5 लिख सकते हो। पर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 3 लिख दोगे। समझ में आ गई बात? तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। और जब भी आपका अंतिम परिणाम आ जाए यानी फाइनल रिजल्ट आ जाए, तो वो जो है एकदम बनावटी नहीं लगना चाहिए। यानी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी एग्जामिनर को देख करके या किसी भी टीचर को देख करके कि आपने रिजल्ट याद कर रखे थे और पहले से ही लिख दिए डायरेक्ट। क्योंकि कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती। जैसे आपके एग्जैक्ट ये 3, 4, 5 इस प्रकार की वैल्यू नहीं आएगी, वो हमेशा 3.1 होगी या 3.11 या 12 ऐसे पॉइंटों में ही आ सकती है। क्योंकि एग्जैक्ट जो है आप के पास जो उपकरण होते हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत रेयर केस में एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपने क्या करा, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए डायरेक्ट जो संख्याएं थी उनको लिख दिया, तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो गलत आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप जब भी
आंकड़े लिखें तो एकदम परफेक्ट आंकड़े लिखें, ताकि आपका जो भी रिजल्ट आए वो उचित रिजल्ट, यानी जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसके बहुत ज्यादा पास में हो, ठीक है ना, उचित निकटतम हो, यानी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट की ही गलती हो, ऐसा नहीं कि पूरा 2-4 संख्याओं की गलती हो जाए। फिर जहां कहीं भी संभव हो वहां आपको ग्राफ की सहायता लेनी चाहिए और ग्राफ बनाना चाहिए। परिणाम को सदैव SI मात्रकों में ही हमें लिखना चाहिए, ताकि जो भी हमारी त्रुटि वगैरह है वो सही तरीके से हम दर्शा सके। तो ये है आपके लैब में काम करने के सामान्य निर्देश जो मैंने आपको बता दिए। तो आपको इन निर्देशों का पालन भी करना है और साथ ही साथ इन निर्देशों को याद भी रखना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर जब इन निर्देशों पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप करके आ सके। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो पहले हमने देखा कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बाद में हमें सामान्य कौन कौन से निर्देश हैं जिनका फॉलो करना चाहिए। यही सब आपके किसके अंदर आता है? लैब वर्क के अंदर आता है, यानी आप लैब में क्या कार्य करोगे वो इन्हीं चीजों पर तो काम करना है आपको। यानी आप अगर भाई लैब अटेंडेंट बनने जा रहे हो तो आपको अगर जो है आपके, जैसा मैंने देखा है एनवीएस में पूरा एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें भी पूछते हैं कि टीचर ने इसमें क्या बच्चे को बताना चाहिए था। तो अगर वो रीडिंग गलत ले रहा है तो आपका क्या काम है? आप बताओगे कि रीडिंग सही ले बेटा। अगर वो आपके जो है एसआई यूनिट यूज नहीं करके सीजीएस यूनिट कर रहा है तो आप क्या कहोगे? बेटा यहाँ पर ऐसा यूनिट यूज करो। तो ये चीजें जो है इन्हीं सामान्य निर्देशों को पढ़ करके आपके अंदर विकसित होगी और इन्हीं सामान्य निर्देशों पर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य निर्देश क्या है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपके आता है फिर वो आता है कि जब भी आप प्रयोग को रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करते समय आपको कौन कौन से सामान्य निर्देशों का पालन करना है, और जब आप फाइल के अंदर रिकॉर्ड बनवाते हो तो उस रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या क्या चीजें नोट डाउन करवानी चाहिए, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो आप लोगों के साथ में इसके बारे में बात अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहता है वो आज ही जल्दी से हो जाए, ताकि उनका सिलेबस जो है जल्दी से पूरा हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा समय आपके पास होगा नहीं। तो इसलिए मेरे जो है आपसे एक ही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी अगर बाय करना चाहते हैं तो जल्दी बाय कर लेवे, है ना। बाद में जब प्राइस भी बढ़ जाता है तो फिर आप कहते हो कि सर ऑफर दीजिए, तो बाद में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और साथ ही साथ अब जो आगे की चीजें हैं वो आपको हमारे ऐप राजस्थान एकेडमी सिरोही पर कंप्लीट क्लासेस के रूप में मिल जाएगी और वहां पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और उनसे लाइक भी करवाना। धन्यवाद।